हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री 360 पे। तो साथियों, हमने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ा था, उसके बाद में इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ा है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, मतलब नेशनल आपका जो करंट अफेयर है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात तो आपको पता ही है, अपने यहाँ पर होती नहीं है। टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चीज़ों को कवर करते हुए चलते ही हैं। तो स्टार्ट करें पहला इवेंट नेशनल के अंदर। नेशनल में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो इवेंट निकल के आता है वो है बिहार इलेक्शन के बारे में। देखो, बिहार जो इलेक्शन है वो, वैसे तो अगर हम बात करें असेंबली की, तो असेंबली आपकी कौन सी है, मतलब विधानसभा कौन सी है, तो 18वीं विधानसभा है। कौन सी है? 18वीं विधानसभा है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं, उनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है, एक से अधिक स्टेटमेंट फॉर्म दिए जाते हैं और वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, तो इन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो, विधानसभा कौन सी है, तो विधानसभा आपकी 18वीं है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कौन सा है, तो मुख्यमंत्री जो है वो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, 22वां है। कौन सा मुख्यमंत्री है? 22वां मुख्यमंत्री है। फिर अगर हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, तो नीतीश कुमार के आगे हम देखेंगे कि ये जो है वो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। कौन सी बार शपथ ले रहे हैं? 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी ये 9 बार बन चुके हैं। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। 18वीं विधानसभा के चुनाव है, 22वें ये मुख्यमंत्री हैं और 10वीं बार जो है वो लगातार आप नीतीश कुमार को शपथ लेते हुए देख चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। फिर जो इलेक्शन हुए हैं वो कितनी सीटों पे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 243 है। एनडीए के जो घटक हैं, जिसमें एनडीए भी आपका बीजेपी की भी आ जाती है, जेडीयू आती है, जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इन सभी ने मिलकर लगभग 202, लगभग 202 पदों के ऊपर, लगभग क्या मतलब एग्जैक्ट ही मानो, 202 पदों पर इन्होंने जीत हासिल की है। मतलब प्रचंड बहुमत इनका रहा है। एनडीए जो घटक दल हैं उनका बहुत शानदार तरीके का प्रदर्शन आपको इस चुनाव में देखने को मिला है। आगे बात समझ में? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, कुल विधानसभा सीटों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो 243 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है, क्योंकि जिस भी स्टेट का इलेक्शन होता है ना, उसके आसपास जितने भी एग्जाम होते हैं या उसके आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी एग्जाम होता है, तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना पर्सन की पूरी पूरी बनती है। अब पर्सन जब पूछे जाते हैं, तो जैसे पीआरओ का पेपर हुआ था उसके टाइम पर शायद किसी स्टेट का इलेक्शन था, तो वहाँ से सीटें पूछ ली थी। आपको भी ध्यान रखना है कि सीटों की संख्या आपको साथ साथ में ध्यान रखनी है। तो बिहार में कितनी है? 243 सीटें हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे लोकसभा की पूछे तो लोकसभा की कितनी है, तो 40 सीटें हैं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के अंदर राज्यसभा की 10 सीटें हैं, तो 10 की तुलना में यहाँ पर कितनी हो गई? 16 हो गई। ठीक है। अपने जैसे 200 सीटें लोकसभा इसमें विधानसभा में है, यहाँ पर कितनी है? 243 है। अगर अपनी जो लोकसभा है, लोकसभा के अंदर कितनी है? 25 सीटें हैं, तो यहाँ पर कितनी होगी? 40 सीटें होगी। इसी प्रकार से जो है वो आपको तुलनात्मक रूप से चीज़ों को याद रखते हुए चलना है। बात करें यहाँ पर राज्यपाल की, तो राज्यपाल का आपको ध्यान रखना है आरिफ मोहम्मद है। कौन है? आरिफ मोहम्मद है। वापस से बताओ कौन है? आरिफ मोहम्मद है। बिहार की इतना डाटा आपको याद हो गया। अब हम फिर आगे जो है वो आपके परिणाम पर चलते हैं कि बिहार की जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उनमें परिणाम क्या देखने को मिले। तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया था कि भी जो परिणाम है वो इस प्रकार से रहा है कि भी 243 में से 202 सीटें जो है वो एनडीए को मिली है। चुनाव का अगर आपसे पूछे कि भी कितने चरणों में चुनाव हुआ है, तो बिहार का जो इलेक्शन है वो आपको ध्यान रखना 2 चरणों में हुआ था, जिसमें से पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को था और दूसरा चरण जो है वो आपको 11 नवंबर को देखने को मिला। ठीक है। 2 चरणों के अंदर यहाँ पर वोटिंग हुई है। और मतगणना कब हुई है? तो मतगणना जो है वो 14 नवंबर को हुई है। ये 14 नवंबर आपको ध्यान आ रही हो तो हमने आपका जो अंता वाला चुनाव देखा था उसमें भी देखा था। राजस्थान वाला जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें ये दो दो डेट तो आपकी आई है ना, 11 की और 14 की। आई या नहीं आई? तो ये तो वैसे ही याद हो गई। एक चरण आपको याद रखना है 6 नवंबर का। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 14 को वोटिंग हुई थी, 243 14 को मतगणना हुई थी और 243 सीटों के ऊपर हुई थी। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं, जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी है। आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि बीजेपी की 2 लोगों को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किस किस को बनाया गया है? एक तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है और एक बिहार बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो पहले भी थे उप मुख्यमंत्री।
इससे पहले का जो कार्यकाल था, इस चुनाव से जस्ट पहले का, तब भी ये उप मुख्यमंत्री थे और अब भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ध्यान रखना क्या है कि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दो कौन है, उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं, बिहार के हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि नीतीश कुमार ने लगातार 10वीं बार यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। ठीक है, न केवल नीतीश कुमार ने की है, बल्कि यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ साथ में 27 ऐसे लोग थे जिनको मंत्री बनाया गया है, और मंत्रियों ने भी साथ में शपथ ली है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। मैंने आपको बताया 2 चरणों में यहाँ पर आपकी वोटिंग हुई है। एक तो 6 तारीख को हुई है, 6 नवंबर को, और दूसरी जो है आपकी 11 नवंबर को हुई है। ठीक है, अगर बात करें आपकी जो है काउंटिंग की, तो काउंटिंग का आपको ध्यान रखना है 14/11 को हुई है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि 243 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 202 सीटें जो है वो एनडीए के घटक ने जीती हैं। अब एनडीए के जो मुख्य घटक है, उसमें से दो पार्टियां मेन रूप से यहाँ पर बिहार में काम कर रही थी, जिसमें से एक तो आपकी है बीजेपी। तो बीजेपी को यहाँ पर 89 वोट मिले हैं। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें कितनी मिली हैं, तो 89 मिली है। यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसको मिले हैं 85। तो अगर आपसे ये पूछे कि भैया सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी को प्राप्त हुई है, तो ध्यान रखना बिहार इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टी जो है वो सीट कौन सी है, बीजेपी की है, के बाद में जेडीयू की है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीएम जो है वो जेडीयू के है, मतलब जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी कौन सी है, जनता दल यूनाइटेड है। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान रखना है, 2 उप मुख्यमंत्री थे, में से एक तो सम्राट चौधरी थे, और एक जो है वो आपके विजय कुमार सिन्हा थे। आगे बात समझ में? डाउट है क्या यहाँ तक है? नहीं है। अब ये बात हो गई चुनाव की। आपके एग्जाम के हिसाब से इस चुनाव में केवल इतना ही कुछ पूछा जाना संभावना बनती है, मतलब इतना कुछ पूछे जाने की संभावना रहती है। परंतु एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पूरे भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि हाल फिलहाल में वर्तमान में सबसे छोटी उम्र के विधायक कौन है, तो आपको ये थोड़ा सा रखना है कि भाई बिहार के अंदर जगह पड़ती है अलीपुर, अलीनगर। अलीनगर में आपको ध्यान रखना है मैथिली ठाकुर को, अगर आपने देखा हो भजन वगैरह गाते हैं तो भजन गायिका है, और इन्हें टिकट यहाँ से दी गई थी अलीनगर से। इन्होंने जीता भी है, और जीतने के बाद में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि देश के सबसे कम उम्र के विधायक है। ठीक है, उम्र क्या है, 25 वर्ष 3 महीने 20 दिन, 25, 3 और 20। चर्चा में एक तो ये इस कारण रहे हैं कि सबसे छोटे उम्र के विधायक हैं। दूसरा में इसके चर्चा में रहने का कारण ये था कि इन्होंने क्या किया है कि घोषणा की थी, चुनाव होने से पहले इन्होंने घोषणा की थी, जो अलीनगर है उसका नाम बदलकर ये क्या कर देंगे, अलीनगर, अलीनगर का नाम बदलकर और सीतापुर कर देंगे। क्या कर देंगे, सीतापुर इसका नाम कर देंगे। तो इस कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे, डिबेट भी चली कि भैया ऐसे कैसे नाम चेंज कर देंगे, इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, फलान टिकट जो भी है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी उम्र के विधायक कौन है और कहाँ से हैं। तो मैथिली ठाकुर हैं, चुनाव में ये विधायक होने से पहले ये भजन गायिका थी, और किस सीट से चुनाव लड़ा गया है, तो अली नगर से यहाँ से चुनाव जो है वो लड़ा गया है। उम्र कितनी है, तो 25 वर्ष 3 महीने 20 दिन इनकी उम्र है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है तेलंगाना के कांग्रेस के विधायक हैं रोहित नाम करके, है ना, रोहित जो है इनके नाम पर ये रिकॉर्ड था। अब किसके नाम पर है, तो ये ध्यान रखना है मैथिली जी के नाम पर है, मैथिली ठाकुर के नाम पर है। राजस्थान का जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, उस राष्ट्रगीत को लगभग 150 वर्ष हो चुके, मतलब 1875 के अंदर ये सबसे पहले जो है वो हमारे सामने आया था। और उसके बाद में अब जो है कितने वर्ष हो गए हैं, 100 वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए। आ गई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं? उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई किसने इसको लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा है। और क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस समय पर विभिन्न प्रकार के पूरे देश के अंदर जो है प्रोग्राम आयोजित कराए गए थे। हम जब राजस्थान का पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि भी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम चलाया गया है। कब तक चलाया गया था, तो 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और कहाँ तक रहेगा, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में ध्यान रखना हमने जो प्रोग्राम चलाया था उसकी अवधि कितनी थी, 7 नवंबर से 26 नवंबर तक, मतलब
7 नवंबर को तो इसको 150 साल हो ही रहे हैं, है ना। 150 साल हो रहे हैं। और 26 नवंबर तक, मतलब संविधान दिवस तक, कब तक? संविधान दिवस तक हम क्या कर रहे हैं? राज्य स्तरीय प्रोग्राम कर रहे थे। अब बात करें हम राष्ट्रीय स्तर की। राष्ट्रीय स्तर का जो प्रोग्राम होगा वो लगभग 1 महीने, एक साल तक चलेगा। एक साल कैसे चलेगा कि ये स्टार्ट जो है वो कहाँ से हो रहा है? 2025 से हो रहा है, 7 नवंबर 2025 से होगा। और आपका जो है 2026 तक, पूरे एक साल जो है उस समय समय पर अलग अलग चरणों के माध्यम से, कितने चरण होंगे तो ध्यान रखना, 4 विभिन्न चरणों के माध्यम से जो है 150 साल हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इतना तो ध्यान रखना है आपको 150 वर्ष के सम्मेलन के बारे में या प्रोग्राम के बारे में। अब अगर हम कुछ हिस्ट्री की बात कर लें, क्योंकि जब 150 साल हुए थे 7 नवंबर को, जब आप अखबार देखोगे 7 और 8 का, तो उसमें भरा पड़ा है कि भाई इस प्रकार से इसको बनाया गया था और इस प्रकार से इसको गाया जाता है, कितना समय इसको लगता है, अगर हम जल्दी जल्दी गा रहे हैं तो उसके लिए कितना समय लगेगा, अगर पूरी प्रोसेस से धीरे इत्मीनान के साथ में गा रहे हैं तो उसमें कितना लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दे रखी थी। अब क्योंकि हमें तो एग्जाम फाइट करनी है, ज्ञान नहीं लेना। ज्ञान लेना होता तो आप अखबार पढ़ ही लेते। सूजस में ये काफ़ी कुछ चीज़ें दे रखी थी इसके बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले दर्शन नाम करके एक बंगाल की पत्रिका आती थी, उसके अंदर इसे प्रकाशित किया था। नाम क्या था? बंग दर्शन नाम था। दोनों चीज़ें हैं, दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है आनंद मठ का भी। किसका क्वेश्चन पूछा गया है? आनंद मठ की जो किताब है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 1875 की अगर बात हो रही है तो वो आपका कौन सा आ जाएगा? बंग दर्शन पत्रिका आ जाएगी। अगर बात किसकी हो रही है? अगर बात उपन्यास की हो रही है और वर्ष 1882 की हो रही है, तो आपको ध्यान रखना कि इस समय आपको आनंद मठ करना है, क्योंकि जो पहला प्रकाशन हुआ था वो बंग दर्शन के अंदर हुआ था, 7 नवंबर 1875 को हुआ था। अगर हम बात करें आनंद मठ की, तो इसके अंदर जो प्रकाशन हुआ है वो आपको ध्यान रखना है 1882 से हुआ है। कई बार क्वेश्चन जो है वो आपकी सेंट्रल एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसे हमने किस उपन्यास से लिया है। तो उपन्यास अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? आनंद मठ होगा। क्या होगा भाई? आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई है। 75 का आपको समझ में आ गया कि भाई बंग दर्शन है। 1800 आपका 82 आ गया है आपका आनंद मठ का। फिर आपको ध्यान रखना है 82 के बाद में 1896 ईस्वी में क्या हुआ? पहली बार कलकत्ता के अंदर जब कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करवाया जा रहा था, उस समय हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार गाया था, गा के सुनाया लोगों के सामने। तो आपका 75 में क्या है? बंग दर्शन है। 82 के अंदर आपको ध्यान रखना है आनंद मठ है। और 96 के अंदर आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया है? गायन किया है। और महत्वपूर्ण सबसे क्यों है? क्योंकि आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को, ये भारत द्वारा, आज़ाद भारत द्वारा, ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक रूप से संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया था। ठीक है। आगे बात समझ में? तीनों चीज ध्यान रख लेना। और अगर रीट की आप एग्जाम दे रहे हो तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके अलग से टॉपिक दे रखा है राष्ट्रीय जो चिन्ह है उनके बारे में। तो 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में, या फिर आप बात करिए कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। 1875 की बात कर लें तो बंग दर्शन के अंदर था। अगर बात करें 82 के अंदर तो आनंद मठ के अंदर, उपन्यास के अंदर था। और 1896 की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको क्या किया है? पहली बार गा के सुनाया था। आगे बात समझ में? चलें आगे। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हाल फिलहाल के अंदर एक एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। आधारशिला रख दी तो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि अभी आरपीएससी ने एक जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया है, यहीं से क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि अगस्त महीने के अंदर आपकी 4 इसी प्रकार की जो सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ किया गया था। और चारों के जो स्थान है वो आरपीएससी ने पूछ लिए हैं। कब पूछे? तो नवंबर महीने में पूछ लिए।
आपकी आरपीएससी, पीएसआई, टेलीकॉम का एक एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ भैया एग्ज़ाम? 9/11/2025 को। इस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को जारी किया गया था या स्वीकृत किया था। इनकी लोकेशन पूछी। तो लोकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? इसके देखो वैसे तो आंसर जो है वो ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, परंतु आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर पंजाब के अंदर माहौली में एक है, इधर आंध्र प्रदेश के अंदर एक है। मेन ध्यान ये रखना है कि जो ओडिशा है इसके भुवनेश्वर के अंदर 2 इकाइयां हैं, तो कुल 4 इकाइयां थी अगस्त के अंदर। उनमें से आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 2 इकाइयां ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर है, उसकी एक आधारशिला अभी हाल फिलहाल के अंदर रखी गई है। तो ये कनेक्ट कर लेना यहाँ से कि भैया एक जो है वो ओडिशा के अंदर थी और ओडिशा के अंदर जो है इसकी आधारशिला रख दी गई है। स्वीकृत कब हुआ? तो स्वीकृत तो आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त को हुआ था। स्वीकृति कब मिली? 12 अगस्त को मिली। कितनी इकाइयां थी? तो आपको ध्यान रखना है 4 इकाइयां थी। 4 इकाइयां हैं। ठीक है, आगे बात समझ में चले आगे। चारों इकाइयां कौन सी हैं? तो ये आपकी पीआईबी की है। ये आपकी जो कटिंग है ये पीआईबी की है। पीआईबी मतलब जो आपका केंद्र सरकार का जो उपक्रम है जो न्यूज़ देने का काम करता है, वहां से ये कटिंग ली गई है और यहीं से जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं कि भाई अगस्त के अंदर 4 थी टोटल, 4 में से 2 जो है वो आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, एक मोहाली पंजाब के अंदर है और एक जो है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है। केवल इतना ध्यान रखना है, ये अमाउंट आपको नहीं ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि कितनी थी अगस्त के अंदर। और उसकी सबसे पहले अगर आधारशिला की बात करें तो कौन सी की रखी गई है? तो सबसे पहले अगस्त के अंदर भुवनेश्वर वाली के अंदर आधारशिला रखी गई है। और जो भुवनेश्वर में कौन कौन सी है? एक तो सिक्सएम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाई जा रही है, एक 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक के द्वारा जो है वो ये कंपनियां हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी, इस परियोजना को संचालित करेंगी। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले एक ध्यान रखो कि छत्तीसगढ़ के अंदर 1 तारीख को 1 नवंबर 2000 को इसे अलग स्टेट बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का था स्थापना दिवस। क्या था? स्थापना दिवस मान लो। अब इस उपलक्ष्य में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर नई विधानसभा का इनॉग्रेशन किया गया है। वो इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? महत्वपूर्ण ये है, तो वो इनॉग्रेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। अब इसकी बिल्डिंग की बात कर लेंगे। ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसमें आपको एक तो ध्यान रखना है, ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के आधार पर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। मतलब इसमें जो एनर्जी का खपत होगी, एनर्जी का कंजप्शन होगा, वो इस तरीके से है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाए। जैसे सोलर से कर लिया, ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, चारों तरफ हरियाली रही है। ये ग्रीन कंसेप्ट के ऊपर, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के ऊपर इस बिल्डिंग का डिजाइन किया गया था। और इस डिजाइन का जो प्रेरणा ली गई है वो लिया गया है अनाज के कटोरे से। मतलब जैसे इस प्रकार से बनाया गया जैसे कोई कटोरा है और उसमें अनाज है, तो अनाज का रूप जो है वो विधायक रहेंगे। विधायक की अगर आपसे कैपेसिटी पूछे, वैसे तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, पर अगर पूछ लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 90 विधायक बैठ सकते हैं। कितने विधायक बैठ सकते हैं? 90 बैठ सकते हैं, जिसे एक्सटेंड करके हम 200 तक ले जा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आगे की चाल छोड़ दी है इन्होंने। आगे की जो है वो प्रोसेस या डिजाइन को इस प्रकार से किया है कि आसानी से उसे 200 तक एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं आपको? ये जो चीज है ना, ये मेरे को पढ़ाते हुए, आपको पढ़ते हुए और किसी व्यक्ति को सुनते हुए अच्छा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आवासन और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के अंदर सबसे गंदा शहर देखो, साफ हम पढ़ रहे थे इंदौर आता है, सूरत आता है। हर बार जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो कि भारत का सबसे क्लीन सिटी कौन सी है, तो या तो सूरत का नाम आता है या फिर आपका सूरत के अलावा जो है वो इंदौर का लगातार नाम आता रहा है। ये लिस्ट जो है ये इसलिए निकाली है कि इनको थोड़ी सी शर्म आए। अब इनको का मतलब क्या है, वहाँ का प्रशासन अकेला जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वहाँ की जनता भी है, जो किस प्रकार से रहती है। देखो यहाँ पर ये रहा, ये फोटो देखो। जब मैं इसके बारे में न्यूज़ देख रहा था ना न्यूज़पेपर में और न्यूज़ पोर्टल पे, तो वहाँ पर इतनी गंदी गंदी फोटोएं थी। ये देखो,
गार्बेज कलेक्शन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है। ये फेलियर जो है वो सिस्टम का भी है, यहाँ पर फेलियर सिस्टम का है। उस फेलियर के अंदर ध्यान रखना, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो प्रशासक हैं, वो प्रशासक भी शामिल हैं, और उनके बराबर की भूमिका जो है वो वहाँ की जनता की है, जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी है। आ गई बात समझ में? तो सबसे गंदा शहर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे गंदा शहर जो है वो मदुरै है। मदुरै, मदुरै जो है वो सबसे गंदा शहर है। अगर आपको राज्य पूछे तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर है। इसके अलावा कौन कौन से हैं इस लिस्ट में? दूसरे स्थान पर आपका लुधियाना पंजाब के अंदर है, चेन्नई है, फिर रांची है, और फिर बेंगलोर है। ये सबसे गंदे शहरों की लिस्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई। किस मिशन के तहत की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत है। मतलब क्योंकि शहरों की लिस्ट जारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु का मदुरई जो है वो सबसे गंदा शहर है पूरे देश के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा सबसे पहली बार डिजिटल माध्यम से राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालना जो है वो स्टार्ट की गई है। मतलब जो मछलियाँ वगैरह हैं उनकी गणना स्टार्ट की गई है। और किस माध्यम से की गई है? तो आपको ध्यान रखना, डिजिटल माध्यम से की गई है। किस माध्यम से की गई है? डिजिटल माध्यम से की गई है। तो ये वैसे तो पांचवी है, और डिजिटल रूप से बात करें तो पहली है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये चार, आप तीन जो है वो पोर्टल हैं। एक तो व्यास नेव, व्यास भारत, और व्यास सूत्रा। नव भारत सूत्र, ऐसे याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? देखो, एक तो नव भारत और एक सूत्र। नव भारत सूत्र, व्यास नव, व्यास भारत और व्यास सूत्र। ये तीनों पोर्टल जो हैं इनके माध्यम से जनगणना की जाएगी, डिजिटल माध्यम से। आ गई बात समझ में? ये आप यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं। इसके अलावा दो पोर्टल और हैं, उनके भी हम बात करेंगे, परंतु इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि नव व्यास नव, व्यास नव, व्यास भारत और व्यास सूत्र जो है, इनका काम क्या है कि रियल टाइम पर जियो रेफरेंट गिनती करते हैं, तुरंत डेटा को वेरिफिकेशन करते हैं, और फील्ड ऑपरेशन को लगातार मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं इन तीनों ही एप्लीकेशन के माध्यम से। तो अगर आपसे ये पूछे कि जो आपकी है व्यास नव किससे संबंधित है, व्यास भारत किससे संबंधित है, या व्यास सूत्र किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मत्स्य की गणना या फिर मछलियों की गणना से संबंधित। पहली बार हम डिजिटल गणना कर रहे हैं मछलियों की। ठीक है, इसके अलावा दो पोर्टल और मछलियों से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब मैं आपका ऑफिशियल पोर्टल देख रहा था तो उस समय इस मिनिस्ट्री में दो पोर्टल और मेरे को मिले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है आपको पोर्टल का नाम देगी, ये पूछ ले किससे संबंधित है। एक एक लाइन है, दो देख लेना। ठीक है, एक तो है रियल क्राफ्ट। कौन सा है? रियल क्राफ्ट है। रियल क्राफ्ट किसके लिए आता है? ये रजिस्ट्रेशन और मछलियों को पकड़ने के लिए लाइसेंस जारी करता है। किसकी करता है? जो बोट होते हैं, मतलब जो मछुआरे अपनी नाव ले लेकर और मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। ये रियल क्राफ्ट क्या करता है? रियल क्राफ्ट जो है वहां पर मॉनिटरिंग करता है। किसकी करेगा? मतलब लाइसेंस जारी करता है, और किसका करेगा? ध्यान रखना, ये उन बोट्स की करेगा। मतलब अगर कोई बोट गायब हो जाती है तो वो लाइसेंस नंबर वगैरह से यहाँ पर हम पहचान सकते हैं। ठीक है, एक आता है नभ मित्रा। कौन सा आता है? नभ मित्रा। इसका काम क्या है? इसका काम ध्यान रखना है आपको। इसका काम है कि भैया जो छोटी वाली नाव है ना उनकी मॉनिटरिंग करना। मान लो कोई अब नाव है और वो मछुआरों से भरी हुई है, गए तो थे वो मछली पकड़ने के लिए, और रास्ता खो गए समुद्र के अंदर, वो श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में उनको बंदी बना लिया। आपने देखा था पिछली बार भी मैंने अक्टूबर वाले में बताया था कि जब श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ पर आए थे तो हमने मुख्य तौर पर एक ही मांग रखी थी कि भैया आपकी जो जेल के अंदर हमारे मछुआरे हैं उनको छोड़ दो आप। होता क्या है, कई बार रास्ता गुम हो जाता है। इसी कारण से जो है नवमित्रा की है। तो ये क्या करता है? लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, जो भारत के तटीय पानी में चलने वाले छोटी मछली पकड़ने वाले लगभग 20 मीटर से कम की जो नाव हैं उनको उनको मॉनिटरिंग करने के लिए कि मतलब एक तरीके से जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए हमने इसका निर्माण किया। नाम क्या है? तो नवमित्रा। ठीक है, मतलब आकाश के नीचे घूम रहे हैं जितनी भी नाव हैं वो मित्र की तरह है। चलें आगे, चलें भाई। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडली जो
साइकिल चलाने के लिए शहर हैं उनकी 100 शहरों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें से अपने भारत का केवल एक ही शहर है जिसको शामिल किया गया है और वो है अहमदाबाद। मतलब अपने पूरे देश की बात करें तो अहमदाबाद एक ऐसी सिटी है जो सबसे फ्रेंडली है, किसके लिए है? साइकिल चलाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। गंदा कौन था? तो मदुरै था। और ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा पाक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी UNCC, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल किया है। इससे पहले ध्यान रखना ये दूसरा शहर है। ये कौन सा है? लखनऊ जो है वो सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट ध्यान रखना हैदराबाद। फर्स्ट कौन सा था? हैदराबाद था। ये सिटी क्या करती है, ये अलग अलग, मतलब ये जो लिस्ट है ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड की जाती है। जैसे संगीत के लिए 2015 में वाराणसी को शामिल किया था, उसी प्रकार पाक कला के लिए किया है। पाक कला का मतलब ये है कि यहाँ पर खाने वगैरह जो है वो बहुत शानदार मिलता है, स्पेशली नॉन वेज वाला, जैसे टुंडा कबाब है, इस टाइप के, है ना। तो दो तीन नाम और भी दिखे थे मेरे को वहाँ पर, हालांकि मैं नॉन वेज नहीं खाता, पर वहाँ पर जो नॉन वेज जो मिलता है वो बहुत शानदार मिलता है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ न्यूज़ थी ना वो, मैं तो गया नहीं हूँ ना खाया है। अगर आप में से किसी का जाना होता है तो एक बार टेस्ट करके देख लेना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब इसको पहचान मिल रही है इसका मतलब ये हो गया कि बहुत शानदार ही मिल रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा पाक कला के लिए सृजनशील शहर की श्रेणी में शामिल किया है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 2015 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अपना जो जयपुर है उसे शिल्प और लोक कला की श्रेणी में भी इसी लिस्ट के अंदर शामिल किया था। एक चीज ये ध्यान रख लेना। और 2015 में आपको ध्यान रखना है कि संगीत के लिए वाराणसी को भी शामिल किया गया था। तो ये लिस्ट होती है आपके क्षेत्र के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कि किस क्षेत्र के अंदर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जयपुर के अंदर बात करें तो शिल्प कला और लोक कला का शानदार नमूना मिलता है आपको। पाव रिजाई है, सांगानेरी प्रिंट है, तो ये इस प्रकार के जो हस्तशिल्प के काम है उनके लिए जयपुर को 2015 में शामिल किया था। अब किसे किया? लखनऊ को किया है। लखनऊ से पहले इस लिस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद शामिल था। तो लखनऊ कौन सा हो गया? दूसरा। हैदराबाद हो गया फर्स्ट। ठीक है, चलें आगे। आपको ये ध्यान रखना है कि केरल जो है वो गरीबी से मुक्त होने वाला, चरम गरीबी से मुक्त होने वाला प्रथम स्टेट बन गया है। कौन सा स्टेट बन गया है? प्रथम स्टेट बन गया है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमने देखा था अगस्त 2025 में, अगस्त 2025 में हमने देखा कि जो केरल है वो पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना था। मतलब वहाँ पर 100% डिजिटल लिटरेसी है। सब लोग ये जानते हैं कि पेमेंट कैसे करना है, सब लोग ये जानते हैं कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, OTP कैसे निकालना है। डिजिटल लिटरेसी वहाँ पर 100% है, और ऐसा करने वाला केरल जो है वो देश का पहला स्टेट बना था। अब पहला स्टेट किस में बना है? तो आपको ध्यान रखना, चरम गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है। इसके लिए वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है, केरल सरकार है, राज्य सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री आपके पिनराई विजयन है, आप मेरे पीछे फोटो देख सकते हैं। इन्होंने अपने स्तर पर, मतलब राज्य स्तर पर, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना EPAP की शुरुआत की थी। कौन सी ये योजना है? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना EPAP की स्टार्ट किया था। और उसके ही परिणाम स्वरूप जो है, आप ध्यान रखना, केरल जो है वो पहला चरम गरीबी से मुक्त बनने वाला राज्य बना है। आगे बात समझ में? कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पहली बार बने हैं या पहला स्थान है, पहली बार कुछ घटना हुई है, उसके बारे में हम दो तीन चीजें एक साथ ही पढ़ लें, ताकि आपको बार बार जो है वो कंफ्यूजन नहीं हो। उसमें दूसरा नंबर देखो, केरल वाला हमने पढ़ ही लिया है। दूसरा क्या निकल के आता है? दूसरा ये है कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक ने एक घोषणा की है, कर्नाटक की सरकार ने एक घोषणा की है कि हम महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, मतलब जो पीरियड्स होते हैं, उसके तहत, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, 12 छुट्टियां एक्स्ट्रा देंगे। और कौन सी छुट्टियां होंगी? सवैतनिक होंगी, मतलब अगर आप नहीं जाते हो तो उसका आपको पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये जो 12 दिन है ये वार्षिक है, एक तो ये ध्यान रख लेना। कंफ्यूजन में मत होना कि भाई महीने के हो गए। मतलब ये हो गया कि प्रत्येक महीने एक दिन की सैलरी आप महिलाओं को एक्स्ट्रा वहां पर मिलने वाली है। तो अगर आपसे पूछे कि इस प्रकार की घटना करने वाला कौन सा स्टेट पहला है, तो कर्नाटक ऐसा पहला स्टेट बन गया है। दूसरी चीज क्या देखते हैं हम? दूसरी चीज ये देखते हैं कि स्टारलिंक
स्टारलिंक एक कंपनी है जो कि आपकी एलन मस्क की है, जिसका ट्विटर है, मतलब अब एक्स प्लेटफॉर्म बन गया है, साइबर ट्रक वगैरह वहां पर आते हैं। स्पेस एक्स कंपनी जिसकी है, तो उस कंपनी की ही एक जो है दूसरी, उसी मालिक की एक दूसरी कंपनी है स्टारलिंक। और स्टारलिंक जो है वो भारत में धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, भारत में क्या कर रहा है, अपनी कंपनी को स्टेब्लिश कर रहा है। जिस प्रकार गूगल कर रहा था, जिस प्रकार से आपका एप्पल कर रहे थे, उसी प्रकार से जो है वो स्टारलिंक भी कर रही है। स्टारलिंक का काम क्या होगा, ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, सेटेलाइट का उपयोग करते हुए ये इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। जिस प्रकार आपका जो है वो जियो एक इंटरनेट ऑपरेटर है, आईएसपी है, और जिस प्रकार एयरटेल है, जिस प्रकार बीएसएनएल है, उसी प्रकार अब क्या होगा, स्टारलिंक की जो है वो इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रहेगी। और भारत के अंदर स्टारलिंक को अपना मौका देने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। तो महाराष्ट्र जो है वो स्टारलिंक आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। आ गई बात समझ में। पेंशुरेंशन वाली जो छुट्टियां थी वो कर्नाटक ने दी हैं, गरीबी से मुक्त केरल हुआ है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो स्टारलिंक के साथ में सबसे पहले यहाँ पर नेट की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है नया रायपुर जो है। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे भैया, ध्यान ये रखोगे कि पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो नया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 को 2025 को 2025 को जनजातीय वर्ष के रूप में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से 2025 को सहकारी वर्ष घोषित किया, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम पिछले महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, जब हम इसी महीने का राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 2025 को जो है वो सहकार वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आजीविका से संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, जितने भी प्रोग्राम होंगे, जितने भी इनोवेशन होंगे, जितने भी एमओयूज होंगी, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना, जनजातियों से संबंधित, जनजातीय गौरव या जनजातीय स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी काम होता है तो वो भी आपका 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पर है, तो नया रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर है। आ गई बात समझ में। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड के अंदर आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही ट्रैकिंग वगैरह हो रही है। मतलब वहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो लोग सेल्फी बनाने जा रहे हैं, व्लॉगर जो है वो वहाँ पर वीडियो बनाते हैं कि देखो साथियों, हम उत्तराखंड आ गए हैं और ऐसे हम ट्रिप कर रहे हैं, ऐसे हम टेंट लगा रहे हैं, इस प्रकार से हम जो है पहाड़ों पे घूम रहे हैं, बाइकिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, वहाँ पर कार्बन की मात्रा जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कार्बन का मतलब है प्रदूषण हो गया है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, सरकार को वहां पर अलग अलग से प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ये कहा कि भैया अगर आप बाहर से आते हो ना, अगर आप हमारे स्टेट में बाहर से आते हो, तो हम तो क्या करेंगे, दिसंबर 2025 से, मतलब न्यू ईयर से पहले ही अपना प्रोग्राम सेट कर दिया कि भाई दूसरे राज्यों से, मतलब कोई दूसरे राज्यों की अगर गाड़ी वहां पर प्रवेश करेगी तो हम क्या लेंगे, ग्रीन टैक्स ले लेंगे। हम क्या करेंगे, ग्रीन टैक्स ले लेंगे। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि भैया दिसंबर 2025 से ऐसा कौन सा स्टेट है जो ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड है। ये पहले वाली स्थिति समझ में आ गई ना, गरीबी के अंदर केरल ने मुक्त कर दिया है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने मेंस्ट्रुएशन लीव के लिए कर दिया है। महाराष्ट्र ने जो है वो स्टारलिंक के साथ में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए साझेदारी की है। नया रायपुर के अंदर डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय खुला है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2025 से ग्रीन टैक्स लेने वाला है। ठीक है। इसी प्रकार पहली बार एक घटना क्या हुई है कि पंजाब ने क्या किया है, पंजाब ने पूरे राज्य में भारत नेट को लागू कर दिया है। पूरे राज्य में क्या कर दिया है, जो आपकी भारत नेट योजना है उसके तहत पूरे राज्य के अंदर क्या किया है, इंटरनेट उपलब्ध करवा दिया है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भारत नेट क्या है। देखो 2011 के अंदर क्या हुआ, 2011 में हमारी जो केंद्र की सरकार थी, उसने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये एक योजना स्टार्ट की थी। इसमें यह कहा कि हम जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक ऐसा हब बनाएंगे, ऐसा नेटवर्क चारों तरफ फैला देंगे ग्राम पंचायतों में कि उससे प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट आसानी से सुलभ सुलभ तरीके से मुहैया हो जाए। और फिर धीरे धीरे इसको फ्री में कन्वर्ट किया गया था। तो 2011 में स्टार्ट हुआ।
2011 में स्टार्ट होने के बाद में जब हमारी वर्तमान सरकार आई, एनडीए सरकार आई, तो 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसे नाम क्या दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम जो है वो भारत नेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत नेट कर दिया गया। इस भारत नेट का भी उद्देश्य वही था कि हम देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दें। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है, बीबीएनएल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये कंपनी है, इसके द्वारा केबलें बिछाई जा रही हैं, इसके द्वारा राउटर लगाए जा रहे हैं, इसके द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे होगा क्या कि अब डिजिटल लाइब्रेरियां खुलने लग गई हैं गाँव के अंदर। आजकल जो सिलेक्शन भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जो बाहर देहात गांव में बैठकर, अपने घर पर बैठकर, छोटे कस्बों में बैठकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल ऐसी स्थिति है कि कोचिंगों में जो बच्चे घूम रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंगों से सिलेक्शन नहीं होते, पर मोस्ट ऑफ ये सिस्टम हो गया है कि लोग कोर्स लेते हैं अच्छा बढ़िया टीचर से और वहाँ से रिवीजन करते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये हो जाता है, एक तो आपको जब आपको देखना है उस हिसाब से आपको टाइम की लग्जरी मिल जाती है। फिर मेरे को अब रात को 11 बजे देखना है तो 11 बजे देखूंगा, सुबह 3 बजे देखना है तो सुबह 3 बजे देखूंगा। टीचर ने रिकॉर्ड करके छोड़ दिया है, टीचर ने एक बार कोर्स बनाकर छोड़ दिया है, तो आप कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, आपने देख लिया, रिवीजन कर लिया, रिवीजन करने के बाद में भी अगर आपको कंसेप्ट सही समझ में नहीं आ रहे तो आप उसको एक बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो। जैसे आज हम नवंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो नवंबर आप कवर कर लो। फिर जब आपके एग्जाम के पास में, जब आपको यूं लगे कि एक बार वापस से हमें देख लेनी चाहिए, तो उस टाइम आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसे रिवाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो ऑनलाइन का फायदा अपने आप में है ही। तो ये चीजें हैं। फिर एक आपको ध्यान रखना है, सारंडा वन जो है वो आपके झारखंड के अंदर है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में जो जज थे, हालांकि आप तो सूर्य कुमार जी चेंज हो गए हैं यहाँ पर उस समय B R गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने और जस्टिस विनोद चंद्रन, इनकी एक पीठ बनी थी और उस पीठ ने झारखंड सरकार को और वहाँ के जो आपके ब्यूरोक्रेट थे, जो वहाँ के जो अधिकारी थे, उनको भयंकर डांट डपट करे, मतलब उनको भयंकर तरीके से धमकाया है। धमकाने का कारण ये था कि जो सारंडा वन है वहाँ पर उनकी खुदाई हो रही थी, खनन हो रहा था, और खनन होने के साथ साथ में वहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही थी इंडस्ट्री के चक्कर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना शानदार तरीके का वन है, अमेजोन वन टाइप में ही लग रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका का कोई विदेशों का जंगल है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर एक तो हो रही थी, खनन हो रहा था, माइनिंग हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा वृक्षों की कटाई हो रही थी। इस स्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पीठ है, B R गवई साहब, उस टाइम तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे B R गवई जी और विनोद चंद्रन जी, इनकी पीठ ने सुनवाई की, इन्होंने संज्ञान लिया और वहाँ के जो भी जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन थे, वहाँ के जिम्मेदार जो भी कर्मचारी अधिकारी थे, उनको बुलाया वहाँ पर और बहुत शानदार तरीके से इनको झड़काया है। झड़काने का मतलब है कि इनको डांट डपट करी है कि भैया आपके होते हुए, जब आपको यहाँ पर रखवाली के लिए बैठा रखा है, फिर आप कैसे कटवाई करा सकते हो यहाँ की, कैसे आप माइनिंग के ऑर्डर दे सकते हो, कैसे आप माइनिंग की परमिशन दे सकते हो। उन्होंने कहा है कि यदि, और ये एक बार नहीं हुई सुनवाई, ये 2-3 बार सुनवाई हुई, प्रत्येक बार सरकार या फिर सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर आ रहे थे। फिर लास्ट में ये कहा कि जो सारंडा वन है, जो ये सारंडा फॉरेस्ट है, इसको आप क्या करोगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अभयारण्य घोषित करोगे। मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लागू करोगे, जल्द से जल्द इनको वन्य जीव अभयारण्य घोषित करोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अधिकारी कर्मचारियों को तो हम निलंबित ही कर देंगे। इस प्रकार ये चर्चा में रहा था, 2 दिन लगातार आया है, सुनवाई तो लगातार चली रही थी, पर फाइनल डिसीजन आया ना, तब थोड़ा सा सख्त रवैया रहा यहाँ पर। तो इसके चलते जो है वो ऐसा आदेश दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, सारंडा वन कहाँ पर है, तो झारखंड के अंदर है। आ गई बात समझ में, चलें आगे, चलते हैं। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखना चाहो तो रख लो कि हुरून इंडिया फिलोंथ्रॉफी लिस्ट के अंदर शिव नादर को जो है वो शीर्ष स्थान दिया गया है, जो कि HCL के क्या है, आप CEO मान लो, मैनेजिंग डायरेक्टर मान लो, इस हिसाब से है। तो इनका संबंध HCL कंपनी से है, शिव नादर है, और इनको
हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है। फिर एक एनटीपीसी की एक यूनिट है एनटीपीसी नेत्रा। क्या है? एनटीपीसी नेत्रा है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस। हम क्या कहते हैं? एनटीपीसी नेत्रा कहते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 3 मेगावाट की एक जो है वो बैटरी सिस्टम आधारित नया इनोवेशन किया है, जिसमें खास बात क्या है कि वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। क्या है? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है। और इसे किसने बनाया है? तो एनटीपीसी नेत्रा ने बनाया है। एनटीपीसी नेत्रा है कहाँ पर? तो नोएडा के अंदर है। ये चीज ध्यान रख लेना आप। 3 मेगावाट क्षमता की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो एनटीपीसी नेत्रा के द्वारा बनाई गई है। एनटीपीसी नेत्रा कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई नोएडा के अंदर की गई है। आ गई बात समझ में? चलें आगे। एक आपको क्या ध्यान रखना है? एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक लद्दाख के अंदर न्योमा एयरबेस बनाया गया है, जो कि भारत का नया और आधुनिक एयरबेस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई न्योमा एयरबेस कहाँ पर है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख के अंदर है। पूछे कि भाई लद्दाख में भी कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि भाई पूर्वी लद्दाख के अंदर है। खास बात क्या है कि इसका इसका जो इनोग्रेशन हुआ ना, वो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, इन्होंने गाजियाबाद से उड़ान भरी है। गाजियाबाद से 130J सुपर हरक्यूलिस के माध्यम से उड़ान भरी है। ये देखो सुपर हरक्यूलिस कितना शानदार और बड़ा चौड़ा एरोप्लेन है। यहाँ से इन्होंने इसके माध्यम से उड़ान भरी है और यहाँ पर लैंडिंग की है न्योमा एयरबेस में, जो कि कहाँ पर स्थित है? पूर्वी लद्दाख में। और इसी के साथ इसका इनोग्रेशन हुआ है। अब इसको जो है वो रेगुलर यूज कर सकेगी भारतीय सेना। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, एक तो न्योमा एयरबेस का वन लाइनर में पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ से पूरा एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट देकर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं अभी बना देता हूँ कि न्योमा एयरबेस जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, या लुधियाना में स्थित है, या पंजाब में स्थित है। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि इसका जो इनोग्रेशन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। क्यों? क्योंकि न्योमा एयरबेस जो है वो आपका पूर्वी लद्दाख में है, और इनोग्रेशन इसका जो है वो एयर चीफ मार्शल ने किया है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से दोनों ही अप्रोच के साथ में आपको चीज़ें कवर करते हुए चलना है। फिर रामसर साइट का तो देखो मैंने सर को बोल ही दिया था कि भाई आप जो है वो वीडियो अपलोड कर देना इसका, और बाकी आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम में मिल ही गई है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल के अंदर देखो रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा हम जो है वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रामसर साइट का आपको ध्यान रखना है। तो रामसर सम्मेलन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कहाँ पर हुआ है? रामसर, ईरान के अंदर। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इस कन्वेंशन को लागू करने के लिए कितने साल लगे या कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना 1975 को ये क्या हुआ? लागू हुआ है। क्या हुआ है? लागू हुआ है। भारत की बात करें तो भारत जो है 1982 के अंदर, कब? 1982 के अंदर इसके अंदर शामिल हुआ। आ गई बात समझ में? यहां तक चीजें समझ में आई है। अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा यूके के अंदर रामसर साइट है। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पर अपना भारत देश है। भारत के अंदर वर्तमान में 96 रामसर साइट है। वर्तमान में कितनी है? 96 रामसर साइट है। अगर हम बात करें 94 की, देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 94। 94 जो है वो गोगा झील है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ लेंगे। ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। फिर आपकी 95 जो है वो आ जाती है कोपरा झील या कोपरा जलाशय। कोपरा झील जो है वो आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर हम बात करते हैं 96, जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा ही लेना इसको, हम दिसंबर में वापस से इन दो को तो वापस से पढ़ेंगे, देख लेना। तो आपको ध्यान रखना है कोपरा झील जो है, इसके बाद में आपके आ जाती है सिलीसेट झील।
कौन सी झील आ जाती है? सिलीसेट झील, जो कि आपकी अलवर के अंदर है, और अलवर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो वर्तमान में अगर आपसे बात करें तो 96 है। 94 जो है ये इसकी घोषणा आपकी नवंबर में हुई है, और इन दोनों की जो घोषणा है वो दिसंबर में हुई है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने सर को सेंड कर दिया था, या तो यूट्यूब पे हो गया होगा, नहीं हुआ तो हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डलवाई दी थी। अब 94 की थोड़ी बात कर लें क्या? देखो, गोगाबिल झील जो है वो कटिहार जिले के अंदर है, बिहार के अंदर आपका कटिहार जिला पड़ता है। इसका निर्माण आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो है वो आपकी 3 नदियों के संगम से होता है, जिसमें एक गंगा है, कोसी है और एक महानद है। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिहार का ये छठा रामसर स्थल है, जिसमें इससे पहले जो है बिहार के 2 जलाशय, एक तो गोकुल का हो गया, और गोकुल के साथ साथ में ध्यान रखना उदयपुर जो है झील है, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? आगे आपको क्या देखना है? आगे आपको ये देखना है कि मैंने आपको बताया इसका निर्माण महानद, कोसी और गंगा नदी से हुआ है। ओक्सबो झील है, ओक्सबो झील मैंने आपको वहां पर भी बताई थी, यहाँ वापस बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे एक गंगा नदी का उदाहरण हम बात कर लेते हैं। गंगा नदी यहाँ नॉर्थ साइड से, हिमाचल से, इधर से होती हुई आती है, और आने के बाद में मान लो इस प्रकार से जो है वो लास्ट में फैल जाती है, सर्पिलाकार आकृति होती है। होता क्या है कि इन किनारों पर जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है, इन किनारों पर क्या होता है, जैसे जैसे पानी इकट्ठा होता है तो ये किनारे जो है यहाँ से फास्ट आता है, पानी यहाँ से फास्ट आया और इस तरीके से मतलब तुरंत से घूम जाता है। तो जैसे ही घूमेगा ना, आपको ध्यान रखना है ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कटाव होते 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 इस मुख्य नदी की धारा से अलग हो जाता है, और ये कुछ इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर ऐसे है ये और इस शेप के अंदर जो है वो अलग से एक आपकी वो बन जाती है, झील टाइप में या जलाशय टाइप में, जिसे हम गोमुख बोल देते हैं, गोमुख झील। गोमुख झील बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, ओक्सबो झील, ओक्सबो लेक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना गोगाबिल झील जो है वो ओक्सबो झील है। यहाँ पर मुख्य रूप से निम्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ब्लैक लिस्ट टर्न जो है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे बात समझ में? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट, आईएसटीसी। इसका निर्माण, एक तो ये ध्यान रखना, चेरापूंजी के अंदर किया गया है, मेघालय के अंदर किया गया है। या तो ये पूछेगा, या फिर क्या पूछ सकता है, पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के बारे में आपसे पूछ सकता है। हाल ही में यूपीएससी के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा है। अब क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न तो यहाँ लागू हो ही रहा है ना, तो फिर आरपीएससी में पूछे जाने की संभावना है। तो पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सौरा पर्यटन सर्किट का निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ पर है? चेरापूंजी के अंदर है। कहाँ पर है? चेरापूंजी में है। और चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। एक्चुअल में पीएम डिवाइन योजना है क्या? तो नॉर्थ ईस्ट के जो अपने स्टेट हैं, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, आपका जो है वो सिक्किम है, तो ये वाला जो एरिया है इसको डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, जिसका नाम क्या है? पीएम डिवाइन योजना। पीएम का प्रधानमंत्री हो गया, डिवाइन का आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये क्या नाम हो गया? पीएम डिवाइन हो गई। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2022-23 के अंदर सरकार ने स्टार्ट किया था। उद्देश्य क्या है कि भैया नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, उसको मेन स्ट्रीम के साथ में हम लेके हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है वृंदावन गोचर पार्क। वृंदावन गोचर पार्क जो है वो गुजरात सरकार द्वारा डेवलप किया गया है। कहाँ पर है? तो ये हमारे पीएम है ना, जो मुख्य आपके प्रधानमंत्री जी, वडनगर उनका गृह जिला है, और उसमें ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्या नाम है? वृंदावन गोचर पार्क है। इस योजना के तहत है, अनंत अनादि वडनगर पहल के तहत है। इतना कोई खास नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले मान लो कहीं, तो आप देख लेना। गृह नगर कहाँ पर है? वडनगर में है, और वडनगर के अंदर वृंदावन गोचर पार्क का विकास किया जा रहा है। चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है, हमारे भारत मूल की भारत मूल की
एक महिला है, टीपू सुल्तान के ही परिवार से है। मैसूर, अगर आपने सुना हो, मैसूर पाक होता है, उसी जगह पर टीपू सुल्तान का भी आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाम सुना होगा। तो उनके ही परिवार से एक महिला है, जिसका क्या नाम है, तो जिसका नाम है इनायत खान। क्या नाम है? इनायत खान। इन्होंने, ध्यान रखना, जब हमारा हमारा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जासूस की भूमिका में ये थी। जासूसी इन्होंने की थी, फ्रांस को काफ़ी फायदा भी हुआ था उसके कारण। और ध्यान रखना, इनके नाम पर एक रिकॉर्ड और है कि पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी ये। पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी। तो इन्होंने अपने जो बहादुरी के प्रदर्शन किया है या बहादुरी पूर्ण कार्य किए हैं, उनके चलते फ्रांस ने अभी हाल फिलहाल के अंदर इनके लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किए। क्या किया है? एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, क्योंकि इनका संबंध भारत से है, क्योंकि इनका संबंध आपके मैसूर के नवाब टीपू सुल्तान से है, इसलिए इनको पढ़ना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साथ ही साथ आप क्या ध्यान रखोगे कि भाई 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का क्या है, स्थापना दिवस था। तो इस चक्कर में यहाँ पर ओंकारेश्वर का नया अभयारण्य विकसित करने के लिए घोषणा की है, जो कि आपका देवास जिले और खंडवा जिले के अंदर है। देवास और खंडवा जिले के अंदर है, देख लेना एक बार। फिर आपको ध्यान रखना, गोवा में एक संस्थान है, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ। इसके एक 550वें स्थापना दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक श्री भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है। क्या किया है? 77 फीट, ऑलमोस्ट 77 फीट की यहाँ पर कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी नई हेल्पलाइन जारी की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई हेल्पलाइन जारी की है, जिसका नंबर क्या है? 14490। 14490, 14490। 14490 किसकी है? तो नेशनल महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन की ये जो है वो साइट है, और इसकी हेल्पलाइन है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब हम चैटबॉट के बारे में पढ़ते हैं, क्या हमने कभी पढ़ा था क्या कि भाई पशुओं के लिए एक चैटबॉट थी, उसका नंबर क्या था? याद आ रहा है क्या? राजस्थान का करंट अफेयर हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि पशुओं के लिए हमने एआई जनरेटेड एक चैटबॉट का निर्माण किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि भैया बहुत शानदार पहल है और हम भी इसको अपनाने वाले हैं। क्या आपको याद आ रही है क्या ऐसी कोई चैटबॉट के नंबर कितने थे? क्या देखा है किसी ने? अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने कोर्स भी परचेज किया है, आपके रुपए भी लगे हैं। आपने, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब पीछे वाला वीडियो भी आपने देखा होगा। आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। 1962, 1962, वहाँ जो है वो आपके पशुओं से संबंधित चैटबॉट का नंबर था, जो राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल 2025 को स्टार्ट किया गया था। लगभग 6 महीने उस पहल को हो गए हैं और वहाँ से शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हेल्पलाइन है वो 14490 है। आगे बात समझ में? आगे आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ओंकोमार्क। क्या बनाया है? ओंकोमार्क बनाया है, जो कि एआई आधारित है। किस बेस पे आधारित है? एआई आधारित है। ओंको का मतलब यह है, ओंको जहाँ नाम आ जाता है वो कैंसर से संबंधित होती है चीज़ें। किससे संबंधित होती हैं? कैंसर से संबंधित होती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध कैंसर से है। इसका मतलब ये हुआ कि यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया एआई आधारित फ्रेमवर्क है, जो आणविक स्तर पर, किस स्तर पर? आणविक स्तर पर कैंसर से व्यवहार को समझने और निदान करने में मदद करता है। तो अगर आपसे पूछे कि भी ओंको मार्क जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है यह जो है वो कैंसर से संबंधित है। कैंसर की आणविक स्तर पर पहचान करता है, इसलिए इसका इलाज करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर मतलब संविधान दिवस को कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेफ्रॉन सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ किया है? तो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद के अंदर किया है। कहाँ किया है? हैदराबाद के अंदर किया है। इसका महत्व क्या है? देखो, अभी तक जितनी भी आपने एरोप्लेन देखी है ना इंडिया में, सब एरोप्लेन मतलब जो आपकी फ्लाइट वगैरह है, जैसे एयर इंडिया है, आपके इंडिगो की है, एरोप्लेन जो है हो सकता है कंपनी यहाँ की हो, पर जो एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारी की सारी बाहर से होती थी अभी तक।
ऐसी स्थिति थी जैसे आपकी एयरबस है, अब ये बड़ी वाली जो आती है ना, जिसमें 500 यात्री बैठ जाते हैं, 600 यात्री बैठ जाते हैं, या फिर जो बोइंग विमान होते हैं, सारे के सारे बाहर से मैन्युफैक्चर हो के आते हैं। उन पे फिर टैग लगा दिया जाता है एयर इंडिया, उन पे फिर टैग लगा दिया जाता है इंडिगो। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा, जो ये सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया, SAE सुविधा जो इसका उद्घाटन किया गया है, इससे फायदा ये होगा कि अब इसके इंजन वगैरह यहाँ पर बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे इंजन बनेंगे उसके बाद में बॉडी बनने लग जाएगी। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, जैसे एक समय पर ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास खाने को गेहूं नहीं थे, हम अमेरिका से इनसे उधार लेते थे, खाना लेते थे ना। उस समय हम फिर हरित क्रांति की ओर बढ़े, धीरे धीरे आज ऐसी स्थिति हुई कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। ठीक इसी प्रकार से कोई दिन ऐसा होगा कि हम ये जो विमान है, इनके इंजन है, इनको बनाकर भी एक्सपोर्ट करेंगे, इंजन भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये प्लांट ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कहाँ इसका हुआ है इनोग्रेशन? तो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पूरे तरीके से ये फंक्शनल जो है ये 2035 में होगा। मतलब अभी इसका इनोग्रेशन हुआ है, 2035 तक जो है वो फुल फ्लैश में ये काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपको ध्यान रखना है बिरसा 101, बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती थी, मैंने आपको बताया 150वीं जयंती थी। राजस्थान वाले करंट अफेयर में हमने पढ़ा कि गौरव जनजातीय जो है आपके डूंगरपुर के अंदर प्रोग्राम भी हुए थे, भोगीलाल पांड्या जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। इसका आपको ध्यान रखना है बिरसा 101 क्या है। बिरसा 101 जो है वो एक आणविक संरचना को चेंज करने के लिए स्वदेशी टेक्निक है। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया जो अपना सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल जो रोग है उसको कम करना है, उसकी पहचान करना। लॉन्च कब किया गया? तो 18 नवंबर को किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी द्वारा किया गया है। इसे भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित किया गया है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके द्वारा जो है इसका इनोग्रेशन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इस स्लाइड के अंदर क्या है, तो एक तो ये है कि सिकल सेल रोग से संबंधित निदान के लिए हमने बिरसा 101 जो है इसको डेवलप किया है। एक आपको ध्यान रखना है, सिकल सेल से हम मुक्ति के लिए, सिकल सेल उन्मूलन के लिए टारगेट जो है वो वर्ष 2047 को बनाया गया है। मतलब 2047 तक हम सिकल से संबंधित एक भी हमारे पास में केस नहीं आना चाहिए। इस प्रकार आज पोलियो का नहीं आता ना, पोलियो का पहले क्या होता था, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते थे, दिव्यांग बच्चे पैदा होते थे, पोलियो रोग हो जाता था, पोलियो से उम्र भर लोग जो है वो स्ट्रगल करते थे। आज के समय में प्रॉपर मॉनिटरिंग से, प्रॉपर प्रोग्राम चलाकर, प्रॉपर टीकाकरण वैक्सीनेशन से हमने जो है ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए पोलियो मुक्त हो गया है। मैंने तो नहीं देखा लास्ट 2 4 5 साल 10 साल के अंदर पोलियो का कोई केस आया हुआ हमारे आसपास में। आपने भी नहीं देखा होगा, उम्मीद करके चल रहा हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से सिकल सेल वाला जो है वहाँ से भी फ्री हो ही जाएंगे। तो ये कुछ बता रखा है डायग्राम से कि इस प्रकार से जो है वो इनको हम हटा देंगे सिकल सेल वाले को, और फिर जो है वो नई इंसर्ट कर देंगे, नया जीन जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलें आगे। फिर आपका जो है प्रोजेक्ट गजलोक है। गजलोक जो है वो आपको ध्यान रखना है एशियाई हाथियों से संबंधित है। एशिया हाथियों से संबंधित है। ये इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। ये प्रारंभ जो है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है 20 नवंबर को। प्रोजेक्ट गजलोक ये एशिया हाथियों की संख्या को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर आपको ध्यान रखना है सिद्धि का। सिद्धि जो है वो 2.0 है, 2.0। इससे पहले भी जो है हमारा सिद्धि प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। ध्यान क्या रखना है कि सिद्धि जो है वो संबंधित किससे है? आयुर्वेदिक पद्धति से, चिकित्सा से संबंधित है। सिद्धि की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, ये नीचे वाला रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है। हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि सिद्धि की फुल फॉर्म क्या है। तो साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर एंड इंटीग्रेशन, साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर एंड इंटीग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। आगे बात समझ में? चलें आगे? भी चलें या नहीं चलें बताओ? चलो फिर चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार के बारे में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके सामने मिस यूनिवर्स वाला पोर्शन आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा? मिस यूनिवर्स वाला पोर्शन आ जाएगा। हाँ,
तो मिस यूनिवर्स में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया ये कौन से नंबर की प्रतियोगिता है, तो 74वें नंबर की प्रतियोगिता है। अगर आपसे पूछे कि अभी तक अपने भारत के अंदर कितनी मिस यूनिवर्स हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 मिस यूनिवर्स हुई हैं, जिसमें आपको सबसे पहले सुष्मिता सेन है, उसके बाद में लारा दत्ता है, और हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट अगर आपसे पूछे तो हरनाज सिंधु है। ठीक है, तो 3 अपने भारत के अंदर मिस यूनिवर्स हुई हैं। इस वर्ष कौन क्या जीता है वो हम देख लेते हैं। तो 74वीं मिस यूनिवर्स है, इसका आयोजन थाईलैंड के अंदर किया गया था। कहाँ हुआ है? थाईलैंड के अंदर हुआ है। विजेता की अगर हम बात करें तो आपके सामने यहाँ पर फोटो दिख रही है, फातिमा बोस है यहाँ पर, फातिमा बोस, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की है। कहाँ की है? मेक्सिको की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे मिस यूनिवर्स 2025 कौन है, तो फातिमा बोस है। कहाँ से है? मैक्सिको से। मैं वापस बोलो, मेक्सिको से है। कहाँ से है? मेक्सिको से है। नाम क्या है? फातिमा बोस है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये मेक्सिको की चौथी मिस यूनिवर्स है, भारत में कितनी है? 3 है। ठीक है, मेक्सिको की ये कौन सी है? चौथी है। नाम क्या है? फातिमा बोस है। कहाँ से है? मेक्सिको से है। कौन सी प्रतियोगिता है, किस नंबर की है? तो 74वीं है। कौन सी है? 74वीं है। आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड के अंदर हुआ। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब सेकंड स्थान पे जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट रनर बोल देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रनर अप है वो आपको ध्यान रखना है, परवीनार सिंह है। परवीनार सिंह, इनका ध्यान रखना, नाम से थोड़ा सा यूं पता चल रहा है कि सिंह विंगर, इस हिसाब से तो इंडिया के होने चाहिए थे। ये ध्यान रखना, भारतीय मूल के हैं, मतलब इनके माता पिता में से कोई भारत का था और वो वहां पर चला गया। जाहिर सी बात है पिता ही होंगे। तो ध्यान रखना, परवीनार सिंह जो है वो वैसे भारतीय मूल की हैं, पर रहते कहाँ पर है? थाईलैंड में। तो उनकी नागरिकता कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, ये प्रथम रनर अप थे, मतलब सेकंड स्थान पे आए थे। और आपको ध्यान रखना, भारत की तरफ से मणिका विश्वकर्मा, भारत की तरफ से मणिका विश्वकर्मा ने भाग लिया है। ये टॉप 12 के अंदर भी शामिल नहीं हो पाए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम है। केवल आपसे ये पूछा जा सकता है आयोजन कहाँ हुआ, तो थाईलैंड में हुआ। विजेता कौन रहा, तो आपको ध्यान रखना है फातिमा बोस है, जो कि किस देश से संबंधित रखती है? मेक्सिको से। ठीक है, फर्स्ट रनर अप कौन है, तो परवीनार सिंह है, जो कि थाईलैंड से। फिर आपको ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार। देखो, आपको एक तो है वो कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन क्यों नहीं होना? एक तो आएगा आपके सामने बुकर पुरस्कार, एक तो आएगा बुकर पुरस्कार, एक आएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको बस। ये जो बुकर पुरस्कार है, ये उस साहित्य के लिए, उस लेखन के लिए, दोनों ही लेखन के हैं, दोनों ही राइटिंग के लिए दिए जाते हैं, दोनों ही जो है वो लेखन कला के लिए दिए जाते हैं। परंतु जो बुकर पुरस्कार है, इसका आपको क्या ध्यान रखना है कि बुकर पुरस्कार जो है वो ऐसी किताब या ऐसे साहित्य के लिए दिया जाता है जो कि इंग्लिश में लिखा हो, जो कि इंग्लिश में लिखा हो। आ गई बात समझ में? परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है उसमें अन्य भाषा में कोई भी साहित्य लिखा हुआ रह सकता है, कोई भी लेखन कार्य जो है वो अन्य भाषा में हो, और उस लेखन का अनुवाद जो है वो इंग्लिश भाषा में हो। अनुवाद जो है वो किस में हो? इंग्लिश भाषा के अंदर हो। ऐसी कंडीशन में उसे फिर क्या देंगे? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देंगे। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, हम दोनों की ही चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बुकर है। बुकर का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे तरीके से इंग्लिश में लिखा था, इसको कहीं भी अनुदित नहीं किया गया, ट्रांसलेशन इसका नहीं हुआ है। तो अगर आपसे पूछे बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड सालाया को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेविड सालाया को दिया गया है। ये आप जो है वो ये फोटो मत देखना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इनकी नहीं है, डेविड सालाया की नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो बुकर पुरस्कार जो है वो आपके डेविड सलाया को मिला है। किसको मिला है? डेविड सलाया को मिला है। किस देश से है? हंगरी से है। इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो इनके उपन्यास का नाम क्या है? फ्लेश है। इनके उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम फ्लेश है। ठीक है, यह पुरस्कार 10 नवंबर को दिया गया था। आयोजन जो है वो लंदन में हुआ है। ये चीज ध्यान रखना है। इसी पुरस्कार में एक इंडिया के किरण देसाई हैं। किरण देसाई की हम जब किताबें पढ़ेंगे ना उसमें भी देखेंगे। तो किरण देसाई की किताब है जिसका नाम क्या है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, मतलब
सोनिया एंड सन्नी की एकांतता, ये जो किताब थी, इसको जो है वो यहीं आपको इसी पुरस्कार की दौड़ में था, तो इन अगर इनको नहीं मिलता, मान लो डेविड सलाया को, तो इनको मिल जाता, जो अपने देश के हैं। आपको ध्यान रखना है क्या नाम है, तो किरण देसाई नाम है, तो ये भी इस दौड़ के अंदर शामिल थे। आ गई बात समझ में। अब ये जो फोटो है ना, ये किसकी है, बानू मुश्ताक की है, बानू मुश्ताक की है। बानू मुश्ताक का ध्यान रखना है आपको कि इन्हें भी बुकर पुरस्कार दिया गया है, पर ये जो है ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है। कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। आ गई बात समझ में, यहाँ तक चीजें समझ में आई है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बानू मुश्ताक को दिया गया है, और केवल बुकर पुरस्कार जो है वो डेविड सलाया को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए, आपके फ्लैश के लिए। इंपॉर्टेंट लगाना है आपको, इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना है क्योंकि अभी एएमआरएस का पेपर हुआ था, एएमआरएस का अभी अभी मतलब दिसंबर महीने में हुआ है ना। और दिसंबर महीने में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ध्यान रखना, ये बानू मुश्ताक की किताब है, हार्ट लैंप। क्या लैंप है, हार्ट, ठीक है। और किसके द्वारा है, बानू मुश्ताक, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 2025 का है। इधर हम बात करें, इधर अगर हम बात करें आपके जो हमने बुकर पुरस्कार देखा है, तो ये भी 2025 का ही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बहुत डिटेल से और मतलब तसल्ली से आपको बताया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हमने पढ़ा था आपके राजस्थान में भी, वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि एक तो जो है वो राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा, मत्स्य आपका डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गया है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी की अगर हम बात करें, तो वहां हमने गिनोई का पढ़ा था, तो गिनोई जो है उसे द्वितीय स्थान मिला है। प्रथम स्थान किसे मिला, तो मोना मंडी है, मोना मंडी, ठीक है। वायनाड केरल के हैं, जहाँ से अपने जो राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा है वहां से, ठीक है। तो मोना मंडी से हैं, वायनाड केरल प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान गिनोई से मिला है। ये आप ध्यान रख लेना, गिनोई जो है वो जयपुर के अंदर गौशाला है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की बात करें, हमने राजस्थान के अंदर पढ़ा था कि सिक्कर के हर्षित जूरिया को जो है वो सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। पहला स्थान यहाँ ध्यान रख लेना, अरविंद यशवंत पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, तो दिलीप कुमार प्रधान जो कि ओडिशा से हैं, और दूसरा स्थान विकास कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान के हैं। तो आपको राजस्थान वाले ज़्यादा ध्यान रखने हैं, राजस्थान वाले ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर गिनोई का जो है वो भी राजस्थान का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ डेयरी की अगर हम बात करें, तो गिनोई है जो कि जयपुर के अंदर है। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ किसान की, तो किसान आपको ध्यान रखना है, हर्षित जूरिया हैं जो कि सीकर से संबंधित है। इन्होंने किसके साथ में साझा स्थान प्राप्त किया है, तो आपको ध्यान रखना कुमारी सरदार सत्यावान धवन है, जो कि अहमदाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि वे राजस्थान से विकास कुमार हैं जो कि हनुमानगढ़ जिले से हैं, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये अगर आपसे पूछे किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, तो 22 तो हमारी संविधान के अंदर जो लिस्टेड भाषा है वो हो गई, प्लस एक ध्यान रखना है इंग्लिश हो गई, और एक जो है हमारी राजस्थानी हो गई। कुल मिलाकर आपके 24 ऐसी भाषाएं हैं जिनके लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बात करें 2025 की, तो आपको ध्यान रखना है वापस से 24 भाषाओं में दिया गया है। मुख्य मुख्य रूप से हम देख लेते हैं, बाकी 24 की 24 आपको याद नहीं रखने, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रखनी है। और आगे अगर भविष्य में भी अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़े कभी, या पढ़ाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी और उर्दू। ये मुख्य रूप से चार तो देख लेना, और संस्कृत देखो तो देख लेना। ट्रिक से थोड़ा सा याद करने की कोशिश हम करेंगे। क्या ट्रिक हो सकती है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी में आपको ध्यान रखना शुक्ला जी जो हैं वो हिंदी के हैं। शुक्ला जी, मिश्रा जी, ये क्या करते हैं, हिंदी का ज़्यादा पाठ करते हैं। तो ध्यान रखना 1/12 हिंदी का एक कहानी संग्रह है जिसका नाम क्या है, 1/12।
12 है, ठीक है। फिर अंग्रेजी की बात करें तो नितिन कुशलप्पा। अब ये कुशलप्पा और ये जो है ना, ये साउथ वाले नाम है, ठीक है। और साउथ में ही इंग्लिश ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो या तो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। हिंदी वाला तो प्रचलन कम ही है, हिंदी का विरोधाभास भी चलता रहता है वहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अंग्रेजी के कौन है तो नितिन कुशलप्पा है। और इनका जो आपका कहानियों का संग्रह है वो क्या नाम है, तो इनकी कहानी है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबुलस रीटोल्ड। दक्षिण आप ध्यान रख लेना केवल, क्या ध्यान रखोगे, दक्षिण। तो हिंदी के कौन है, शुक्ला जी हैं, 1/12 है। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजी के नितिन कुशलप्पा है, जो कि दक्षिण से संबंधित है, तो दक्षिण दक्षिण हो गया। फिर हम बात करें संस्कृत, तो जो पुजारी लोग होते हैं वो संस्कृत ज़्यादा पढ़ते हैं, पुजारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संस्कृत को ज़्यादा पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक ज़्यादा बोलते हैं। तो प्रीति पुजारा जो है, इनके कविता है बाल बाल विश्वम। बाल विश्वम जो है इनकी कविता है, और किसकी है, प्रीति पुजारा की है, संस्कृत भाषा से हैं, ठीक है। फिर राजस्थान की बात करें तो भोगीलाल है, तो भोगीलाल पांड्या को हम कहाँ पर पढ़ते हैं, आपका राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं, राजस्थान जीके में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, भोगीलाल जी ने लिखा है पखेरुआ नी पीड़ा, नाटक है। इसको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर उर्दू का जो है वो कौमी सितारे हैं, जो कि गजन फर इकबाल के द्वारा लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेख संग्रह, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में हमने राजस्थान में भी पढ़ा था कि भैया छठा इसका संस्करण है। कौन सा संस्करण है, छठा है। वहां मैंने बताया था कि 46 विजेता हैं, 10 श्रेणियों के अंदर है, 46 विजेता 10 श्रेणियों के अंदर है, याद रख लेना। क्योंकि आजकल आरपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो आपने देखा होगा कि भैया ये इसी प्रकार की अप्रोच के साथ में चीजें वहां पर पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो छठा संस्करण इसका है। 46 लोगों को कुल पुरस्कार मिले हैं, जिसको 10 श्रेणी में विभक्त किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है। आगे हम तेलंगाना को भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत करना साथ में। जल पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय लेवल के हैं, तो हम महाराष्ट्र की बात कर लेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सीकर जिले के बजरंग नाग सेडू, आपको मैंने बताया कि नहीं बताया राजस्थान वाले में। तो बजरंग लाल जो है ये सीकर जिले से संबंधित हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है, पश्चिमी जोन से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के लिए। संस्करण कौन सा है, तो छठा संस्करण है। आगे बात समझ में। फिर हम चलते हैं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025। इसमें आपको ध्यान रखना है, शीर्ष स्थान तेलंगाना का था। अगर हम बात करें जल पुरस्कार की, तो जल पुरस्कार में जो है आपका महाराष्ट्र का था, जल पुरस्कार में महाराष्ट्र का है। जल संचयन के अंदर जो है वो आपका तेलंगाना का है। और नगर निगम की बात करें तो आपका रायपुर का है, और यूएलबी की बात करें तो गुना मध्य प्रदेश है, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखोगे, कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है अपने पणजी गोवा के अंदर। कहाँ किया गया है, पणजी गोवा के अंदर किया गया है। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी, तो द ब्लू ट्रेल। कौन सी थी, द ब्लू ट्रेल थी। किस निर्देशक या किस डायरेक्टर की है, तो आपको ध्यान रखना है, गैब्रियल मरकारी नाम करके एक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये डायरेक्शन किया है द ब्लू ट्रेल का। और फोकस देश कौन सा है, फोकस देश कौन सा है, तो फोकस जापान है। अब फोकस के लिए हमें लाइट चाहिए होगी, किसी भी चीज पर हम फोकस जब डालते हैं तो उसके लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फोकस देश जो है वो हमारा जापान है। और हमारा जो लाइट है, मतलब लाइट किसने मारी है, स्पॉटलाइट किसने मारी है, ऑस्ट्रेलिया ने मारी है। जापान हमारा फोकस देश है, लाइट हम ऑस्ट्रेलिया ने मार दी है। और इस लाइट को मारने में साझेदारी किसकी थी, स्पेन की थी, ठीक है। ये जो आपका जापान है, यहाँ पर जापान पर जो है वो फोकस किसने मारा, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने जो फोकस मारा है, तो इस पूरी प्रोसेस में हमारा साझेदार कौन सा है, स्पेन है। याद हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ। आयोजन कहाँ हुआ, पणजी के अंदर हुआ। उद्घाटन में कौन सी फिल्म से किया गया, द ब्लू ट्रेल से किया गया। अगर आपसे बात करें गोल्डन पिकॉक अवार्ड की, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रख लेना। गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को दिया जाता है, जो कि है स्किन ऑफ यूथ, मतलब जवान की चमड़ी। जवान की चमड़ी ऐसी एक फिल्म थी, उसे जो है वो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। चलें आगे।
आगे वाले जो है आप खुद से देख लेना, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कम बढ़ेंगी। केवल इतना ध्यान रख लेना, पणजी में आयोजित हुआ और द ब्लू ट्रेल के साथ में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। साथ ही साथ जो है वो फोकस देश आपका जापान है, ऑस्ट्रेलिया ने लाइट मारी है और साझेदारी जो है वो स्पेन की रही है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो स्किन ऑफ यूथ मतलब जवान आदमी की चमड़ी, इस नाम से जो है एक फिल्म थी और उस फिल्म को जो है वो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं फिक्की के द्वारा। अच्छा, फिक्की हमने राजस्थान में पढ़ा था नवंबर वाले में, याद आ रहा है क्या? क्या आपको याद आ रहा है ग्राम? क्या आपको याद आ रहा है इसका आयोजन 2026 में होगा? क्या आपको याद आ रहा है क्या कि इसका आयोजन जो है वो जयपुर में होगा? क्या आपको याद आ रहा है कि इसका आयोजन जो है वो राज्य सरकार द्वारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस फिक्की के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है? वही फिक्की है। फिक्की ने भारतीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजन करवाया गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है थीम क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स फॉर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को दिया गया है महिला के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुष दिया गया पुलेला गोपीचंद के लिए, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा पीवी संधू वगैरह। इन सभी को जो है वो इन्होंने तैयार किया है। इन सभी के जो कोच हैं ना, अपने जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं मेन मेन, उनके कोच यही रहे हैं ज़्यादातर के। पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर में ध्यान रखना, जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, इनको दिया गया है। खेलों में बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ टीम की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो वुमेन प्रीमियर लीग मतलब महिलाओं की जो प्रीमियर लीग होती है क्रिकेट के लिए, उसकी टीम है गुजरात जॉइंट्स और उनको सर्वश्रेष्ठ खेल फ्रेंचाइजी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। लास्ट तो क्या मतलब एक दो और हैं इसके बाद में। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो बहुत लंबे समय से पुरस्कार चला आ रहा है। इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है, जो शांति के लिए प्रयत्न करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनको दिया जाता है। वर्ष 2025 के लिए आपको ध्यान रखना है, चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बेचलेट। कौन है? मिशेल बेचलेट है, आप फोटो देख लो यहाँ पर। इंदिरा गांधी जी का जो फाउंडेशन था मतलब ट्रस्ट है, उसके द्वारा दिया गया है और ये पुरस्कार सोनिया गांधी जी ने इनको दिया है दिल्ली के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को दिया गया है और हाल ही में जो है ये पहले जो है वो संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख भी रह चुकी है। आगे बात समझ में। पीस के लिए मतलब शांति के लिए दो लोगों को पुरस्कार दिया गया है, एक तो जो है वो श्री रवि शंकर महाराज को दिया गया है और एक जो है वो ग्लोबल पीस के लिए आपको ध्यान रखना नीता अंबानी जी को भी दिया गया है। नीता अंबानी और श्री श्री रविशंकर महाराज को जो है यहाँ पर पीस के लिए, तो पीस का मतलब ये हो गया वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2025 और एक पीस ऑनर जो है वो दो दो दिए गए। तो वर्ल्ड लीडर पीस की बात करें तो आपने रविशंकर जी हो गए और पीस ऑनर की बात करें तो नीता अंबानी हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर फ्रांस सरकार का आपको एक अवार्ड और ध्यान रख लो। फ्रांस सरकार जो है इन्होंने सिनेमा में शानदार तरीके से जो है अपना निर्देशन करने के लिए सहयोग देने के लिए धरानी थोटा धरानी जो है वो भारत के देश से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रांस सरकार ने थोटा थरानी को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? तो फ्रांस सरकार ने किया है। किसने किया है? फ्रांस सरकार ने किया है, थोटा थरानी को किया है। ठीक है, चलें आगे। ये आपको लास्ट में एक ध्यान रखना है इस सेशन के लिए, आगे हम नेशनल का और भी पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे केंद्र सरकार के अंदर पेट्रोलियम और गैस में राज्य मंत्री हैं जिनका नाम क्या है? सुरेश गोपी। इनको एक पुरस्कार दिया गया है, मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया था? तो उपराष्ट्रपति हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है। ये आप देख सकते हैं, सुरेश जी हैं, सुरेश गोपी जी हैं और ये हमारे जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी उप राष्ट्रपति जी। अब लास्ट में पुरस्कारों में ये एक चीज ध्यान रख लो कि सीआईआई क्वालिटी रत्न पुरस्कार जो है वो वेणु श्रीनिवासन को दिया गया है, जो कि टीवीएस के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेशनल करंट अफेयर का जो बचा हुआ भाग है वो देख लेंगे।
और उसके बाद में आपका 2 सेशन रहेंगे, जिसमें हम एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन करने वाले हैं। दूसरा जो है हमारा स्पोर्ट्स का सेशन रहेगा। इस प्रकार से हमारा इस महीने का करंट अफेयर जो है वो पूरा फाइनलाइज हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम दिसंबर को कवर कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि दिसंबर को हम स्टार्टिंग में ही कर लें, क्योंकि अब हमने अक्टूबर का भी इस महीने में करंट अफेयर कवर किया है, नवंबर का भी किया है, तो थोड़ा सा जो है वो डिले हो गया है। दिसंबर का हम प्रयास करेंगे कि 7 से लेकर 10 तारीख तक आपको जो है वो करंट अफेयर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मतलब 10 तारीख से लेट नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।